बिस्तर पर लेटे हुए विवेक को अचानक से लगा कि कोई उसके पास लेटा हुआ है। उसने मुड़कर देखा तो वहां पर एक काली परछाई थी। वो परछाई उसी की ओर घूरते हुए देख रही थी। विवेक डर कर पीछे हट गया। वो अपनी पत्नी मोना को आवाज लगाकर बुलाने लगा। जैसे ही मोना वहां आई, वो जोर जोर से खुद को बचाने की गुहार करने लगा। मोना ने आसपास देखा तो वहां पर कोई नहीं था। मोना उसे समझाने लगी कि शायद ये उसका भ्रम होगा, मगर विवेक मानने को भी तैयार नहीं था। वो बार बार बोलने लगा, मेरा यकीन करो, परछाई अभी यहीं पर थी और दोनों हाथों से मेरा गला दबा रही थी। मगर मोना को उसकी बातों पर यकीन नहीं था और ये उसकी बातों को उसका मन का भ्रम समझ रही थी। उसे समझा बुझाकर मोना वापस अपने काम में लग गई। 30 वर्षीय विवेक रायपुर का जाना माना बिजनेसमैन था। सिर्फ उसके शहर में ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी उसके बिजनेस की अच्छी धाक थी। अच्छा भला बिजनेस और परिवार में भी वो सबका लाडला था। बस एक ही गम था कि मोना और उसे कोई औलाद नहीं थी। सब जगह इलाज करा लेने के बाद भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तो विवेक ने झाड़ फूंक करने वालों की मदद लेना शुरू कर दिया। मोना मना भी करती, मगर जैसे ही उसके सिर पर तो कोई भूत सवार था। तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने के कुछ ही दिनों के बाद घर का छोटा सा सदस्य, मोना की जेठानी का बेटा, गंभीर बीमारी के कारण उन सब से दूर चला गया। उसकी मौत के कुछ ही दिनों के बाद से ही विवेक परेशान सा रहने लगा था। उसकी हालत दिन बर दिन गिरती ही जा रही थी। उसे अपने आसपास हमेशा किसी के होने का एहसास होता था। मोना वैसे ही परेशान रहती थी और अब पति का यूं असमय बीमार हो जाना उसे भीतर तक खल रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब हर कोई विवेक को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगा। वो सारी रात नहीं सो पाता था। घबराहट और बेचैनी इतनी ज्यादा होती कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। नींद पूरी नहीं होने की वजह से उसकी आंखों की चारों तरफ काले घेरे पड़ गए थे। खाने पीने में भी उसका मन नहीं लगता था और इसी वजह से वो बहुत कमजोर हो गया था। अब तो उसे उठने बैठने के लिए भी मोना का सहारा लेना पड़ता था। मोना को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। सभी तरह के इलाज कराकर देख लिया, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। घर वालों ने सोचा कि इसे जरूर कोई बीमारी नहीं, पहले खुद की कोई औलाद नहीं थी, उसका गम, फिर भाई का बेटा भी सबको छोड़कर चला गया। शायद घर में कोई बच्चा नहीं है, इस वजह से विवेक परेशान रहने लगा है। तो क्यों ना इसे कहीं ऐसी जगह ले जाए जहां पर उसका मन बहल जाए। घर वालों के कहने के बाद मोना उसे अपने साथ एक हिल स्टेशन पर ले जाने लगी। विवेक बेमन से मोना के साथ गया, मगर उसे पूरी फ्लाइट के दौरान यही लग रहा था कि एक साया उन दोनों के साथ है। वो कुछ देर तो पास की सीट पर बैठा रहा, फिर वो विवेक के कंधे पर चढ़ गया। पूरी फ्लाइट में वो विवेक के कंधे पर बैठा रहा। इतनी देर तक किसी साये के अपने कंधे पर बैठे रहने की वजह से उसके कंधों में दर्द होने लगा था। वो पूरे रास्ते दर्द से करा रहा था। मोना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी मदद कैसे करे। जैसे तैसे वो उसे लेकर होटल पहुंची तो होटल के दरवाजे पर भी उसे वही साया नजर आ रहा था। वो उसके कंधे की मालिश करे ताकि उसका दर्द कम हो सके, मगर अभी भी उसे यही लग रहा था कि उसके कंधे पर कोई बैठा हुआ है। मोना ने भगवान का नाम लेना शुरू किया तो उसकी तकलीफ कुछ हद तक कम हो गई थी। धीरे धीरे उसे थोड़ा आराम मिला तो उसे नींद भी आ गई। विवेक को यूं सोते हुए देख मोना को अब अच्छा लग रहा था। उसने अपने लिए कॉफी ऑर्डर की और रूम की खिड़की पर बैठ बाहर के नजारे के आनंद ले रही थी। तभी उसकी निगाह गार्डन में बैठी हुई एक लड़की पर गई।
गौर से देखने पर वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, उसकी बचपन की सहेली मीता थी। इतने दिनों के बाद अपनी सहेली से मिलने का उत्साह एक अलग ही था। उसने एक नजर विवेक को देखा, वो अभी भी सो रहा था। उसने कॉफी खत्म करके विवेक के पास उसका मोबाइल रखकर मोना अपने कमरे से बाहर निकल मीता के पास पहुंच गई। मीता भी उसे देख बहुत खुश हुई। बातों ही बातों में मोना ने विवेक की तबीयत के बारे में बताया। मोना, अगर तू मेरा विश्वास करे तो मैं तुझे कुछ कहूं। कैसी बात कर रही है, बोलना, क्या कहना चाहती है? विवेक को शारीरिक या मानसिक समस्या नहीं है, बल्कि क्या, मुझे लगता है शायद कोई ऊपरी साये का चक्कर है। ऊपरी साया मतलब? देख, तुझे थोड़ा अजीब लगेगा। पहले मैं भी यकीन नहीं करती थी, मगर मेरी शादी ही एक पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट से हुई है। मुझे भी इन सारी बातों पर यकीन आने लगा है। मोना हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। मीता उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आई और अपने पति देवदत्त से मिलाया। उसके पति को देखकर मोना को यकीन नहीं हुआ कि वो कोई पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट होगा। उसने अपनी शंका जब उन्हें बताई तो वो जोरों से हंसने लगे। आपको क्या लगा, भूतों को भगाने वाला कोई काला या सिंदूरी चोगा पहने हुए इंसान होगा जिसके गले में मुंडमाला होगी? जब आज हर चीज का स्वरूप बदल चुका है तो हम लोग पुराने समय के लिए इसलिए भी नॉर्मल और जीन्स टी शर्ट पहन लेते हैं। देवदत्त की बात सुनकर मोना और मीता दोनों हंसने लगी। मोना ने जब देवदत्त को अपनी पूरी समस्या सुनाई तो देवदत्त बोला, मोना जी, आपकी बात सुनकर मुझे यकीन है कि आपके पति को बाहरी बाधा है। इसका कोई समाधान? वो तो उनसे मिलकर ही पता चलेगा। मोना, मीता और देवदत्त एक साथ उसके पति के कमरे में पहुंचे। कमरे के एंट्रेंस पर ही देवदत्त के हाथों में रखा हुआ पेंडुलम जोरों से हिलने लगा। मेरा शक सही था, यहां आसपास कोई नकारात्मक शक्ति जरूर है। देवदत्त की बात सुनकर मोना के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसने मीता का हाथ कसकर पकड़ लिया। सभी लोग कुंडली के भीतर दाखिल हुए तो उसका पेंडुलम और तेजी से हिलने लगा। विवेक अभी भी आराम से सो रहा था। देवदत्त ने अपने साथ लाई हुई एक बबूत से गोला बनाया और कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उस गोले के भीतर उसने एक नींबू में 5 लौंग लगाकर रखी और मां काली के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे अब देवदत्त का जाप आगे बढ़ रहा था, विवेक को नींद में तेज तकलीफ होना शुरू हो गई। उसका पूरा शरीर अकड़ रहा था। वो तेजी से चीख कर उठा, मोना, कहां हो? प्लीज हेल्प मी, मोना। विवेक की चीख सुनकर मोना तुरंत उसके पास जाने लगी, मगर मीता ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारों से उसे वहीं पर चुपचाप बैठने के लिए कहा। इधर देवदत्त कुछ और जब शुरू करने ही वाला था कि इतने में पूरे कमरे की लाइट बंद चालू होने लगी। मोना तेजी से डर गई और आज से पहले उसने इस तरह का कुछ भी कभी ना तो सुना था और ना ही महसूस किया था। बंद करो ये सब, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। देवदत्त जी, ये सब बंद कर दीजिए, विवेक को परेशानी हो रही है। मगर देवदत्त ने मोना की बात नहीं मानी। कमरे में एक बड़ी सी परछाई प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा सा जानवर है और ये उसकी परछाई हो। देखते ही देखते अगले पल वो एक 8 साल के बच्चे की परछाई में बदल गई। प्लीज, तुम जो कोई भी हो, चले जाओ। विवेक को बहुत तकलीफ हो रही है। बस इतने में ही तकलीफ हो रही है? आपने तो मुझे परेशान किया था और फिर मार भी दिया था, है ना चाचा? सभी लोग परछाई के मुंह से विवेक के लिए चाचा सुनकर हैरान हो गए। दीपायुष, तुम? हाँ चाची जी, मैं। क्या बोला तुमने? तुम्हें चाचा ने मारा? मगर तुम यहाँ कैसे? मैं तो चाचा के कंधे पर बैठकर आया, है ना चाचा? उसकी बात सुनकर मोना को समझ में आ गया कि विवेक के कंधे में दर्द क्यों हो रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। अपने बच्चों की चाह मुझे इस पागलपन के हद तक ले आई। तांत्रिक ने कहा था कि यदि मैं अपने घर के किसी बच्चे की बलि दे दूंगा तो मोना की गोद हरी भरी हो जाएगी। फिर वो अपनी शक्ति से उसे बच्चे को भी नया जीवन दे देगा।
मगर मेरी एक गलती से सब कुछ खत्म हो गया। देव बेटा, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। माफ कर दूं? और वो भी आपको? आपने अपनों को ही धोखा दिया है चाचा जी, और उसकी सजा तो आपको जरूर मिलेगी। आज इनकी मंत्र शक्तियों के जाप की वजह से मैं आप लोगों से बात कर पाया। चाची जी, मुझे माफ कर देना। कहते हुए वहां परछाई विवेक के शरीर में समा गई और विवेक को लेकर खिड़की से बाहर कूद गई। जमीन पर विवेक की लाश पड़ी हुई थी और आसमान में एक सफेद साया मुक्त होकर जा रहा था।